तो चलिए दोस्तों, आत्मनिर्भर इंडियन इकोनॉमिक कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो फैसिलिटेट करेगा फिनेंशियल इंक्लूजन। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम इकोनॉमिक सर्वे से कैसे कवर करने वाले हैं, सबसे पहले इसको समझ लो। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँ, सारी चीज़ें समझाऊँ, सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, मगर आपको स्पून फीडिंग ना करूँ। कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ूं कि आप उन चीज़ों को फिल करके हमेशा फैक्चुअल चीज़ों को याद रख पाओ, जो कि एक सबसे मेजर चैलेंज है स्टूडेंट्स का, कि हर चीज़ पढ़ लेने के बाद भी एग्ज़ाम में याद न आना। इस चीज़ को मैं रेक्टिफाई करने की मेरी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अभी तक मैंने आप लोगों के साथ क्या चीज़ें डिस्कस कर ली है अंडर इंडियन इकोनॉमी कोर्स। हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस के बारे में हर चीज़, एवरी निटी-ग्रिटी वी हैव डिस्कस्ड, कि अगर मेंस पर्सपेक्टिव से आता है तो किस तरीके से उसको आंसर करना है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों को हम बहुत इलेबोरेटली अपने इंडियन इकोनॉमी कोर्स में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ इंक्लूसिव ग्रोथ को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी इंक्लूसिव ग्रोथ का एक पार्ट होता है फिनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ को पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय आरबीआई जो रिलीज़ की गई थी फॉर 2019-24, इसको भी डिस्कस किया था। तो अब हम लोगों को इसी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019-24 जो आरबीआई जिक्र कर रहा है, इसके बारे में कुछ और चीज़ें पता चली हैं। और ये हर बार जो नया डाटा आता है, इसे कैसे आप अपने स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करोगे, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि ये डाउट अब सबसे पहले आएगा, तो थोड़ा सा वेट करना। ये जो भी पीडीएफ है जिसको आप डाउनलोड करोगे और प्रिंट आउट निकलवाओगे, जिस पे आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जो अभी मैं बताऊंगा, वो आपको कुछ टाइम में कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम पे मैं मेंशन कर दूंगा, हड़बड़ी मत करना, सब चीज़ें मिल जाएंगी। इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर कौन से नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बोरोइंग कस्टमर्स इन इंडिया? जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। वैसे यहाँ पे लिखा है कि इंडियन माइक्रो फाइनेंस का जो कवरेज है एसएचजी और जेएलजी को मिला के वो कितना परसेंट है ऑफ हाउस होल्ड, और कितना परसेंट है अगर इंडियन पॉपुलेशन की टर्म्स में देखें तो। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि कितने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में ऑपरेट हो रहे हैं और कितने स्टेट्स और यूटीज़ में वो चल रहे हैं। इनका नंबर अप्रॉक्सीमेटली आपको पता होना ज़रूरी है। कितने एम्प्लॉयज़ इसमें एंगेज्ड हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना लोन आउटस्टैंडिंग है अंडर माइक्रो क्रेडिट आज की तारीख में। फिर आपको ये पता चलता है कि रूरल शेयर कितना है इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में इन द फॉर्म ऑफ बोरोवर्स, और यहाँ आपको पता चलता है कि अर्बन शेयर कितना है। इस चीज़ को आप जब भी समझ पाओगे जब आपने इस स्टैटिक पोर्शन पे अपनी पकड़ बनाई है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का पूरा ऑब्जेक्टिव ही इन चीज़ों पे टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है रूरल और अर्बन का, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर वुमेन एम्पावरमेंट में भी इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को आप यूज़ करोगे, जैसे एसएचजी की हमने बात करी, ये तो है ही वुमेन लेड, राइट। तो यहाँ पे वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 98% ऑफ टोटल क्लाइंट्स ऑफ एमएफआईज। अब आपको समझ में आया कि वुमेन एम्पावरमेंट में एमएफआई का कितना बड़ा रोल है। क्या आपको पता है एससी एसटी बोरोवर कितना सब्सटेंशियल पोर्शन कवर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाइंट ऑफ एमएफआई? तो आपको ये भी पता करना है, क्योंकि एससी एसटी का अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम अगर आपको लिखनी है, तो उसके साथ भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो लोन डिसबर्समेंट किया जा रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, क्या वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है तो कितनी रैपिडली बढ़ रहा है? इस क्वेश्चन को भी एड्रेस करना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक बातें, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो लोन डिसबर्स किया जा रहा है, क्या उसमें स्टेडी ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है, एक्सेप्ट अगर कोविड पेंडेमिक के एक एक्सेप्शनल और एक्सटर्नल इवेंट के टाइम पीरियड को छोड़ दे तो? जवाब है हाँ। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एग्रीगेट डिसबर्समेंट है वो कितने लाख करोड़ है, और वो 55% हॉपिंग अमाउंट से बढ़ा है देन प्रीवियस ईयर। ऐसे क्वेश्चंस आपसे स्पेसिफिकली यूपीएससी पूछता है। बहुत बड़ा डाटा है ना, क्योंकि बहुत मेजर चेंज आ रहा है इस कारण से। फिर जो परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो है एमएफआईज में, वो अच्छा है या बुरा चल रहा है, इम्प्रूव हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे।
फिर यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन इक्विटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर ऑल MFI, ये डाटा पूछा जा सकता है या फिर आपको मेंस में लिखना पड़ सकता है। NBFC और MFI को कितना % रिस्क वेटेड असेट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल मेंटेन करने के लिए कहा गया है, ये डाटा आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एडुकेसी आज की तारीख में इंडियन MFI के पास कितना है, वो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करूंगा अभी तक आपने ये चीज़ें समझ ली कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बस अब अगर आपने ये समझ लिया है तो इसको पढ़ो और यहाँ पे इन ब्लैंक्स को फिल करते जाओ। यही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई और यही चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कितनी % ऑफ वुमेन कॉन्स्टिट्यूट टोटल क्लाइंट्स ऑफ MFI, हमने वुमेन के बारे में अभी ऊपर पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे। तो ये 98% है, तो यहाँ पे आपको 98% लिखना है। कहाँ पे? यहाँ पे। अब आप में से कई लोग ये बोल सकते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करवा रहा है, तू ही लिख के दे देता। नहीं, मेरे लिए ये बहुत आसान होता कि मैं यहाँ पे सीधे डाटा को लिख के दे देता, जैसे कि मैं आपको अभी तक लिख के दे रहा था। बट मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद अपने हाथों से फिल करो, ताकि आज नहीं कल नहीं हमेशा जब भी आप अपने कॉम्पिटिटर के सामने खड़े रहो, उसको भले ही माइक्रो फाइनेंस के 4 फैक्ट ना आते हों, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट को कम से कम 10 फैक्ट ऑन हिज और हर टिप्स रटे हुए हों। ठीक है, बिलीव मी, अगर आप इस प्रैक्टिस को एक बार कर लोगे, ऐसे हर एक टॉपिक में आपको मुश्किल से 15 मिनट देने, 15-15 मिनट दे के आपका जो एक डर है कि हमें फैक्ट्स याद नहीं होते हैं, उसे यूज़ कहाँ पे करें हमें समझ नहीं आता है, वो दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। फिर जैसे रूरल और अर्बन के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बोरोवर्स का एक मैप मैंने यहाँ लगाया है, देखो ध्यान से। यहाँ पे बोरोवर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना लिया है और ईयर्स। ठीक है, रूरल और अर्बन MFI के बोरोवर के बारे में यहाँ लिखना है। कैसे लिखोगे? ये रहा, एक है रूरल और एक है अर्बन शेयर। ठीक है, यहाँ पे इसको देखो कि बोरोवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज का ग्राफ कैसे बना है, उसको एनालाइज करो पहले 2 मिनट। देखो कि अच्छा अर्बन शेयर जो है वो ज़्यादा है, रूरल शेयर जो है वो कम है। बट अगर 2019 के हिसाब से देखें तो क्या दोनों बड़े हैं? जवाब है हाँ। जब एक बार ऐसे एनालाइज कर लो, उसके बाद यहाँ पे अपने हाथों से इसको ड्रॉ करो। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अभी तक आप जिस चीज़ को सिर्फ देख के पढ़ रहे थे, जब आप उस चीज़ को लिखोगे आपका दिमाग उसको महसूस करेगा, हमेशा उसको याद रखेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे लोन डिसबर्समेंट बाय MFI का एक ग्राफ है, लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लाख करोड़। क्या लिखा है? लाख करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिसबर्समेंट हुआ है, इसका एक ग्राफ अपने हाथों से बनाओ। कहाँ से पता चलेगा? सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो लोन डिसबर्समेंट। ठीक है, और भी अगर आपको लगता है कि कोई और ग्राफ भी आप बनाना चाहते हो, उसके लिए भी मैंने यहाँ स्पेस दी है। वाई एक्सिस पे क्रिएट करो, एक्स एक्सिस पे अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करो और बनाओ। मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों में, ग्राफ्स में, पाई चार्ट, इसमें इतना निपुण बनाना चाहता हूँ कि आपको फिर इकोनॉमी में मेरी भी ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद करूँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।